गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसयूएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और सोशल साइंस की बात कर रहे थे। हमने दूसरे पार्ट की शुरुआत की थी और हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात की थी। हमने ये पढ़ा था कि जो संघर्ष हुआ तीन पक्षों का कनौज के नगर पर अधिकार करने के लिए, वो पक्ष कौन कौन से हैं। तो एक का नाम आता है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो किताब के अकॉर्डिंग अगला जो अपना टॉपिक है कि जो राजा महाराज थे वो धन के लिए युद्ध करते थे और धन उनका मेन उद्देश्य था युद्ध का, ताकि अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे। क्लास अपने 7th क्लास की बात करेंगे आज, सोशल साइंस की। ठीक है, टॉपिक है धन के लिए युद्ध। एक एक बिंदु की बात करेंगे। राजा महाराज दरअसल युद्ध करते थे ताकि उनको धन की प्राप्ति हो और धन का प्रयोग करके वो मंदिर बनाएं। क्या बनाएं? मंदिर। उसके साथ में वो दुर्ग भी बनाएं और अपने जो सैन्य शक्ति हैं उनके खर्चे भी पूरे करें। ठीक है, तो इस प्रकार से धन के लिए अनेक युद्ध हुए और बाहरी आक्रमण भी हुए भारत पर धन के लिए। जब उनको लगा कि भारत सोने की चिड़िया है, यहाँ पर सोने की कमी नहीं है, खूब धन है, एक समृद्ध देश है, तो दूसरे जो यूरोपीय देश हैं, बाकी अरब जो कंट्री हैं, वहाँ के जो सुल्तान हैं, वहाँ के जो राजा हैं, उनकी नज़र भारत की समृद्धि पर पड़ी और समय समय पर अनेक अरब देशों के राजा या सुल्तानों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भारत को खूब लूटा उन्होंने। भारत की इस समृद्ध लोगों को, यहाँ की जनता को उन्होंने लूटा, मंदिरों को लूटा, सोने के यहाँ जो भंडार भरे हुए थे उनको खाली कर दिया और वर्तमान में एक गरीब देश के रूप में भारत उभरा और विकास करते करते एक विकसित देश न बनने की कगार पर हैं भारत, और वर्तमान में विकासशील देश हैं, आप सभी जानते हो। तो अपन इसी की बात कर रहे थे और हमने ये बात पढ़ ली थी कि जो धन के लिए युद्ध हुए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो उदाहरण हमको देखने को मिलता है त्रिपक्षीय संघर्ष, इसकी बात कर ली थी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अफ़गानिस्तान का एक गजनी था, सुल्तान महमूद। तो गजनी का एक सुल्तान जिनका नाम था महमूद, इसने भारत पर आक्रमण किए। इसकी नज़र भारत पर पड़ी और इसको लगा कि भारत के अंदर जो चीज़ की सबसे ज़्यादा है उस चीज़ को यहाँ से लूटा जाए और अपने देश में ले जाया गया। इसने अपने राज्यों को विस्तार करने के लिए भारत, ईरान, यूरोपीय देशों के ऊपर आक्रमण किए। महमूद, जिसका नाम आता है, आपने गजनी का नाम सुना होगा, गजनी का था, अफ़गानिस्तान वहाँ पड़ता है। तो इसका नाम एक लुटेरा के रूप में आता है क्योंकि इसने भारत पर आक्रमण किया। लगभग 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी के बीच में इसका राज्य था अपने देश के अंदर, और इसने वहीं अपनी साम्राज्य नीति को बढ़ाते हुए भारत के अंदर इसने आक्रमण किया और भारत के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया, सोमनाथ का मंदिर। तो इसने अपना जो भारत के अंदर सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है भाई? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और इस पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा और यहाँ पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इस मंदिर में जितना भी सोना था यहाँ से धन लेकर उठाकर चला गया और अपने खुद की जो साम्राज्य नीति थी उसके अकॉर्डिंग उसने अपने देश के अंदर यहाँ से धन लेकर जाने के बाद में अपने देश को समृद्ध बनाया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मिलते हैं जब भारत के अंदर इनकी बात आती है और इन साम्राज्यवादी राजाओं की बात करते हैं तो इनकी भी बात सामने आती है, जिसके अंदर हम महमूद गजनी को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं
इन्होंने यहाँ पर इतने आक्रमण किए और यहाँ की जनता को लूटा, यहाँ के सोने के भरे हुए भंडारों को लेकर अपने देश के अंदर गए और इस प्रकार से अपने देश को समृद्ध बनाया। दरअसल ये जो जानकारी है ये हमको मिलती है, अनेक इतिहासकार थे जिनका नाम था अल बैरूनी। एक इतिहासकार नाम था अल बैरूनी। और इस अल बैरूनी की एक बुक थी, इस बुक का नाम था, आप याद करेंगे, इस बुक का नाम किताब अल हिंद। किताब अल हिंद एक बुक है और इसके अंतर्गत इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये जो इतिहासकार था अल बैरूनी। तो आपको याद रखना है कि धन के लिए जो युद्ध हुए, त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ है, महमूद गजनी ने भारत के अंदर सोमनाथ को जो लूटा है, ये सब धन के लिए तो युद्ध हुए। और जो महमूद गजनी भारत के अंदर आया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, तो इसके जो प्रमाण हैं, जो सबूत हैं, ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो अल बैरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था अरबी और उसकी किताब का नाम है किताब अल हिंद। इसके अंतर्गत इसके बारे में जानकारी मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दिल्ली हैं, जो अजमेर हैं, यहाँ के जो राजा महाराज थे, उनके साम्राज्य को देखकर अन्य राजा भी ये चाहते हैं कि हमारे साम्राज्य को बढ़ाया जाए और इस प्रकार से इन राज्यों पर, अजमेर और दिल्ली राज्यों पर बाहर से आक्रमण होने लग गए। अजमेर एक तरफ से बीच में था राजस्थान के अंदर, राजस्थान का हृदय कहलाने वाला, तो इस पर खूब आक्रमण हुए और यहाँ तक कि बाहरी आक्रमण तो हुए और स्थानीय आक्रमण भी हुए। स्थानीय आक्रमण का मतलब ये होता है कि आसपास में जो राजा महाराज हैं उन्होंने भी अजमेर पर आक्रमण किए। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, अजमेर के राजा थे, उन पर आक्रमण हुए और बाहर से आक्रमण हुए और उन्हीं बाहरी आक्रमण की वजह से भारत के अंदर जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी वो अलग प्रकार से उबड़ खाबड़ हो गई। दिल्ली के अंदर भी आक्रमण हुए और दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बाहर से अनेक अरबी, मुग़ल, अलग अलग वंश के राजा महाराज, सुल्तान आते गए। तो समय के साथ में ये बदलाव होता रहता है। तो इस प्रकार से 2-3 उदाहरण अपन देखते हैं कि धन के लिए युद्ध हुए। और अब अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक है हमारा चोल राज्य। कौन सा राज्य? चोल राज्य। ठीक है, तो अब आपको धन के लिए युद्ध के अंतर्गत आपको जो उदाहरण याद रखने हैं, एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष का, महमूद गजनी का, ये 2 उदाहरण आपको याद करने हैं। अब अपन करेंगे चोल राज्य से संबंधित बात। ठीक है, अपना जो टॉपिक है चोल राज्य। इसकी बात करेंगे। दरअसल अपने ये ध्यान रखेंगे कि जो चोल राज्य है ये दक्षिण भारत के अंदर था। भारत के दक्षिणी भाग में ये साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, और दक्षिण भारत के अंदर जो कर्नाटक हैं, जो तमिलनाडु राज्य हैं, जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ के इस साम्राज्य पर, या वहाँ का जो साम्राज्य था जिसका नाम है चोल वंश। दरअसल चोल वंश आया कैसे, इसकी भी बात करेंगे। और ये जो वंश हैं जिसका नाम है उरेयूर और तंजावुर, यहाँ तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दक्षिण भारत हैं, इस दक्षिण भारत के दक्षिण में ये जो इलाका था, यहाँ जो वंश था उस वंश का नाम है चोल वंश। ठीक है, और किस प्रकार चोल वंश का उद्भव होता है, आगमन होता है, ये भी बात समझेंगे अपन। ठीक है, जो भी राजा महाराज हुए चोल वंश के अंदर, उन्होंने कला पर विशेष ध्यान दिया। वो कला चाहे चित्रकला हो या मूर्ति कला, उन्होंने कला के अंतर्गत अपना पूर्ण रूप योगदान दिया और कला को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जो चोल वंश हैं उसके आसपास में और भी वंश थे, चालुक्य वंश। ठीक है, तो उनका और बीच में अनेक बार आक्रमण भी हुए। श्योर है कि
राजा की इच्छा है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाए और साम्राज्य को बढ़ाने के लालच में एक राज्य से दूसरे राज्य पर आक्रमण करते और आक्रमण करके वो अपने राज्य को बढ़ाने का काम करते थे। तो अपन आगे बात करते हैं चोल साम्राज्य की। अपना जो टॉपिक है उरेयूर से तंजावुर तक। अब अपने समझेंगे चोल साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। दक्षिण भारत में एक नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी है यहाँ पर? कावेरी, ठीक है। और यहाँ पर एक परिवार है, उस परिवार का यहाँ पर कावेरी नदी के आसपास में, मतलब जो कावेरी नदी का जो डेल्टा है, नदी का डेल्टा, उसके आसपास में एक परिवार का जो मुखिया है वो राज करता था, जिसका नाम है मुटियार, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये, वहाँ की जो कावेरी नदी है, उस कावेरी नदी का जो डेल्टा है, वहाँ के क्षेत्र के अंदर जो परिवार वहाँ पर राज्य करता था या उनका जो वंश है वो वंश चलता था, जिसका नाम है मुटियार। जो ये मुटियार वंश हैं जो कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास अपना सत्ता भी स्थापित कर चुका था। दरअसल ये जो वंश के राजा हैं या जो मुखिया हैं जिनकी सत्ता थी, ये जो कांचीपुरम है, उनके जो पल्लव राजा है उनके सामंत थे। तो क्या याद रखना है आपको कि कावेरी नदी का जो डेल्टा है, वहाँ जो जिस वंश के परिवार वाले वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे, ये जो हैं, ये जो कांचीपुरम है, वहाँ के जो पल्लव राजा हैं, उन पल्लव राजाओं को क्या थे? सामंत थे। ठीक है, मतलब अपने अभी चोल वंश का उद्भव कैसे हुआ वो समझ रहे हैं। और अपने क्या समझा है कि जो डेल्टा नदी है, कावेरी नदी का जो डेल्टा है, वहाँ जो मुखिया था, जो परिवार वहाँ पर सत्ता स्थापित कर चुका था, जिसकी सत्ता चलती थी, जो मुटियार वंश के थे, मुटियार परिवार के, दरअसल ये सामंत थे। कांचीपुरम के अंदर जो वंश था, वंश के जिस वंश के राजा थे वो पल्लव वंश था, और पल्लव वंश के ये क्या थे? सामंत थे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उरियार के अंतर्गत एक चोल वंशीय राजा था, जिसका नाम था विजयालय। और इस विजयालय ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाया और इस राज्य को हरा दिया। कौन से राज्य को? मुटियार के मुख्य परिवार को हरा दिया और कावेरी नदी के डेल्टा पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया, ठीक है। और जब वहाँ पर उसने अधिकार किया तो उसने 2 मंदिर बनाए, एक शहर बसाया और एक मंदिर बनाया। तंजावुर तो उन्होंने मंदिर, ठीक है, मंदिर तंजावुर तो शहर बसाया और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया, ठीक है। तो बात क्या कर रहे हैं अपन ये बात कर रहे हैं कि जो कावेरी नदी डेल्टा है उस पर इस परिवार का क्या था? साम्राज्य था। दरअसल सामंत थे, पल्लव वंश के जो राजा हैं कांचीपुरम के, उनके सामंत थे। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जो ये सामंत हैं ये आराम से रह रहते हैं, लेकिन जो उरियार के चोल वंश के जो राजा थे, चोल वंश के जो परिवार थे, जो विजयालय वहाँ का एक प्रमुख राजा था, इन्होंने क्या किया? ये जो डेल्टा क्षेत्र है यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया कावेरी नदी के आसपास में, और यहाँ पर एक नया शहर बसाया जिसका नाम है तंजावुर। तंजावुर शहर बसाया और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया, ध्यान रखना है। निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया और तंजावुर क्या हो गया? शहर बसाया। किसने?
इन चोल वंश के राजा ने, जिसका नाम था विजालीय। इतनी बात आपको याद रखनी है। मतलब आपने ये अगर समझ लिया है कि चोल वंश का उद्भव कैसे हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात याद करनी है कि दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी है, वहाँ जो साम्राज्य था, जहाँ पर जो आप मुख्य परिवार की जो सत्ता थी, उनको हराया। किसने हराया? चोल वंश। मतलब चोल वंश अभी साम्राज्य बना नहीं है। वहाँ तो एक छोटी सी जगह है जिसके नाम है उरियार। वहाँ के राजा ने, विजालीय ने, इस जो नदी के डेल्टा है यहाँ पर अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में तंजावुर शहर बसाया और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में धीरे धीरे इस विजयावल्ली के जो उत्तराधिकारी बने, उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए और साम्राज्य को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने हर प्रकार से अपनी राजनीतिक रूप से उन्होंने कार्य किया। और इस राजनीतिक कार्यों की वजह से उनका साम्राज्य बढ़ता गया। किनका? चोल वंश के राजाओं का। तो क्या याद रखना है आपको कि ये जो विजालीय राजा था, इसके जो उत्तराधिकारी थे, उसके बाद जो भी उसके राजा बने, उन्होंने अपने साम्राज्यवादी नीति को लागू करते हुए अपने साम्राज्य को बढ़ाया। साम्राज्यों को बढ़ाते गए और फिर इतना साम्राज्य बढ़ाया कि अब इनकी जो राज्य की जो सीमा है वो पल्लव वंश और पांड्य वंश से लगने लगी। तो पांड्य वंश दक्षिण भारत में और पल्लव वंश से इनकी सीमाएं लगने लगी। तो ध्यान रखना है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि अब इनकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगने लगी। एक तो है पांड्य वंश और पल्लव वंश से। किसकी? चोल वंश की। चोल वंश का उद्भव कैसे हुआ? इस प्रकार से इनको हराया और फिर आक्रमण कर लिया, शहर बसाया और मंदिर का निर्माण करवाया और फिर अपने साम्राज्य को बढ़ाते बढ़ाते इतना साम्राज्य बढ़ाया कि इनकी सीमाएं पांड्य वंश और पल्लव वंश से लगने लग गई। अब जब इनकी सीमाएं यहाँ तक लगने लगी और इनके जो बाद में जो राजा बने, राजराजा प्रथम और राजेंद्र, पल्लव, इस चोल वंश के बड़े बड़े राजा थे जिन्होंने चोल वंश को आगे बढ़ाया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। इसकी बात करेंगे। जो राजराजा प्रथम था, चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इनको भी अपने अंडर में ले लिया। एक तरह से सीमाएं इनकी लगने लग गई और इनका साम्राज्य बढ़ता गया। जब राजराजा प्रथम 985 के अंदर राजा बना, बात करते हैं अपना राज प्रथम, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा 985 के अंदर क्या बना? ये राजा बना। क्या बना? ये राजा। अब राजा बनने के बाद में अपने साम्राज्य को बढ़ाया, देश के लिए, मतलब अपने साम्राज्य के लिए उन्होंने काम किया और उसके बाद में राजेंद्र प्रथम राजा बना। उसके बाद में कौन राजा बना? राजेंद्र प्रथम, जो भी एक शक्तिशाली क्या था? राजा था। इस राजेंद्र प्रथम ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत में श्रीलंका पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। वहाँ पर भी उसने आक्रमण किया। गंगा नदी जो घाटी है उसको भी अपने अंडर में लेने के लिए वहाँ पर हमले किया और दक्षिण पूर्व जो एशिया है उस पर भी आक्रमण करने के लिए उसने एक तरीके से जल सेना बनाई ताकि अपने साम्राज्य को बढ़ाया जा सके। तो राजेंद्र प्रथम के समय इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, गंगा घाटी पर उन्होंने आक्रमण किया और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक साम्राज्यों पर आक्रमण किया। दक्षिण पूर्व एशिया। अब इन पर आक्रमण करने के लिए राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बनाई। क्या बनाई? मैं यहाँ लिख देता हूँ, जल सेना। तो जो चोल वंश थे, उनके जो राजा थे जिनका नाम है राजेंद्र प्रथम, इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए श्रीलंका
पर आक्रमण किया, गंगा घाटी के क्षेत्रों में आक्रमण किया, दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक साम्राज्यों पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के लिए जल सेना बनाई ताकि अपने साम्राज्य को वो हर प्रकार से बढ़ा सके। लेकिन चोल वंश के राजाओं ने ऐसा तो है नहीं केवल आक्रमण किए, और भी काम किए उन्होंने, और उन कामों की वजह से आज चोल वंश पढ़ा जाता है। मतलब कला के अंदर भी उनका योगदान रहता है। तो अब अपना टॉपिक है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। किताब के एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे अपन। मूर्ति कला, ये जो भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला पढ़ेंगे, किस वंश की पढ़ेंगे? चोल वंश की। चोल वंश कैसे आया, किस प्रकार के राजा बने, इनकी बात कर ली। अब इन राजाओं ने अपने साम्राज्य को तो बढ़ाया, साम्राज्य बढ़ेंगे तो इनकी धन भी बढ़ेगा इनका, और धन बढ़ने के बाद में इन्होंने धन का सही प्रयोग करते हुए अनेक मंदिर बनवाए, बड़े बड़े भव्य मंदिर। और मूर्ति कला में भी इनका योगदान है, नटराज की मूर्ति, और भी इन्होंने कांस्य की अनेक मूर्तियां बनाई, इनकी बात करेंगे अपन। जो चोल वंश के राजा थे, राज राजा या राज और राजेंद्र प्रथम, इन्होंने अनेक मंदिर बनाए। ध्यान रखना, आपको याद करना है कि मंदिर में इनका बहुत योगदान रहता है। किनका? राज और राजेंद्र प्रथम का। इन्होंने तंजावुर में एक मंदिर बनाए बहुत बड़े। इसके अलावा गंगईकोंडचोलपुरम के अंदर भी मंदिर बनाए। तो गंगईकोंडचोलपुरम के अंदर भी मंदिर बनाए उन्होंने, और तंजावुर के अंदर भी मंदिर बनाए। किन्होंने? इन राजाओं ने गंगईकोंडचोलपुरम के अंदर भी मंदिर बनाए और तंजावुर के अंदर भी मंदिर बनाए। इन मंदिरों की जगह का नाम याद करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि चोल वंश के राजाओं ने किन जगहों पर मंदिर बनाए, तो जगह का नाम है तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो मंदिर बनाना है एक तरह से कौन सी कला हो गई? स्थापत्य कला के साथ में वास्तुकला। तो भव्य मंदिर मतलब वास्तुकला के अंदर भी इनका योगदान है। कांस्य के अंदर मूर्ति कला, वो भी कांस्य धातु से। मूर्ति कला पत्थर से भी बनाई जाती है, लेकिन इन्होंने कांस्य धातु का प्रयोग करके अनेक मूर्तियाँ बनाई। अब इन्होंने जहाँ पर भी मूर्तियाँ बनाई, जहाँ पर मंदिर बनाए, उसके आसपास में अनेक जाति के लोग रहते थे, वहाँ रहन सहन करते थे। जैसे पुरोहित भी वहाँ रहते थे, मालाकार भी रहते थे, बावर्ची भी रहते थे, मेहतर भी रहते थे। मतलब ये वहाँ की जो भी धन खर्च हुआ है उसके आसपास मंदिर के अंदर रहते थे पूजा पाठ करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि पुरोहित भी रहते थे मंदिरों के आसपास में, बावर्ची भी रहते थे, मेहतर भी रहते थे, संगीतकार, मूर्तिकार। ठीक है। तो जो चोल वंश है उन्होंने जो मंदिर बनवाए, उन मंदिरों के आसपास में ये जो जाति के लोग हैं वो भी रहते थे, और मंदिरों के अंदर पूजा पाठ करने के साथ साथ में वहाँ पर धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। इसका मतलब मंदिर केवल पूजा पाठ के स्थल नहीं है, एक तरह से सामुदायिक रूप से एकता का स्थान है, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, सब एक जैसे लगें, इस प्रकार के भाव ये मंदिरों में दिखाई देते हैं। तो ये वहाँ रहते थे और वहीं पर काम करते थे। तो चोल वंश के समय का इस प्रकार का साम्राज्य था। इसके अलावा चोल वंशों ने अनेक कांस्य की मूर्ति बनाई, और इन मूर्तियों की बात पूरे संसार में होती है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो मूर्तियाँ बनाई केवल भारत में प्रसिद्ध हैं, इनकी मूर्तियाँ पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी मूर्तियों में जो कला दिखाई देती हैं, जो बारीकी दिखाई देती हैं, वो उद्भव और उत्कृष्ट हैं। क्योंकि इस उत्कृष्ट कला का नमूने उस समय प्राचीन समय में थे, आज भी वो दिखाई देते हैं।
तो उनकी मूर्तिकला को भी याद किया जाता है। इसके अलावा हम चोल वंश के कृषि और सिंचाई पर बात करेंगे। अपने अभी मूर्तियों के बारे में बात कर ली, अपने विशेषकर मंदिरों के बारे में बात कर ली। चोल वंश के अंदर मंदिर किस प्रकार के बने, ठीक है, कहाँ कहाँ बने। अब सिंचाई और कृषि की बात करेंगे। चोल वंश के समय कृषि किस प्रकार की थी और सिंचाई किस प्रकार की थी, वो सिंचाई किस प्रकार करते थे, ठीक है, इनकी बात करेंगे।